हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे IBA ACIU के लिए पार्ट नंबर 6। इससे पहले हमारे पार्ट 5 आ चुके हैं और इस पार्ट 6 के अंदर भी हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी IQ ऐप के ऊपर मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आता है, आप परचेज कर सकते हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, वेब्ड नेक जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? वेब्ड नेक, वेब्ड गर्दन। एक चीज मैं आपको बता दूं, वेब्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि बर्ड होता है ना, पक्षी, तो पक्षी का जो आपके पैर होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं। वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड वेब्ड, यानी कि एक ही जगह से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो दैट इज कॉल्ड आपका वेब्ड फुट कहा जाता है, वो पक्षियों का होता है। अब वेब्ड नेक क्या होता है? वेब्ड नेक होता है इस तरीके से कि जो आपके अटैच है, जो आपकी ये आपकी इस तरीके से अटैच है ना, दैट इज आपकी गर्दन इस तरीके से, तो ये आपको देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड वेब्ड नेक। और ये आपका मेनली आपका क्रोमोजोमल दिक्कत आती है। और क्रोमोजोमल दिक्कत आती है कहां पे आपकी क्रोमोजोमल प्रॉब्लम होती है? दिस इज कॉल्ड आपका टर्नर सिंड्रोम। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से आपके 22 एक होते हैं और एक आपका अलग होता है। 22 जो होते हैं इनको हम कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब ये होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर बॉडी ग्रोथ करवाने में आपको हेल्प करवाते हैं, बॉडी की हेल्प करते हैं। और एक होता है आपका सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम होता है जिसमें 2 तरीके के क्रोमोजोम होते हैं, एक होता है XX जो आपका फीमेल का होता है, एक होता है XY जो मेल का होता है। ठीक है, तो दीज आर द क्रोमोजोम। और इसमें टर्नर सिंड्रोम में के अंदर क्या होता है कि 46 की जगह के ऊपर आपके 45 क्रोमोजोम रह जाते हैं, और इसमें देखने को आपको मिलता है 44 प्लस X नॉट। ये O नहीं है, ये नॉट है। नॉट का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। क्लियर, 24 प्लस X नॉट रह जाता है, यानी कि इसके अंदर जो होता है एक X क्रोमोजोम डिलीट हो जाता है, तो उसमें ये देखने को आपको मिलता है, टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं फीमेल्स के अंदर वो डेवलप नहीं हो पाते, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को क्या कहते हैं हम? डाउन सिंड्रोम जो है 21 क्रोमोजोम की क्या होती है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया कि 3 क्रोमोजोम वहां पे आ जाते हैं, और इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है। और ये देखो 21 क्रोमोजोम में दिक्कत है, तो इसका मतलब सेक्सुअली इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको फर्क पड़ेगा आपके फिजिकल ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि ऑटोसोम में दिक्कत आ रही है 21 क्रोमोजोम के अंदर। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि इसका जो चेहरा होगा वो बड़ा मोटा सा हो जाएगा, और हाथ पैर जो होंगे पतले हो जाएंगे, मेंटल रिटार्डेड होंगे। मेंटल रिटार्डेड मतलब क्या होगा कि दिमाग कम होगा, तो देखने को मिलेगा 21 क्रोमोजोम के ऊपर, और इसके अंदर जो है 47 क्रोमोजोम आपके हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे आ जाओ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये मेल्स के अंदर देखने को आपको मिलता है मेनली, और इसमें क्रोमोजोम क्या होता है, एक X क्रोमोजोम एडिशन हो जाता है लड़के के अंदर। XY ये आपका लड़के का क्रोमोजोम है, इसमें एक X क्रोमोजोम ऐड हो जाएगा, तो इसमें XX मतलब फीमेल, XY मतलब मेल। तो जो किनर्स होती है ना, किनर्स का अंदर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है कि इसके अंदर टोटल 47 क्रोमोजोम बन जाते हैं, लेकिन यहां पे सेक्सुअल प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहां पे क्या है, डबल X भी है और XY भी है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को आपको मिलेंगे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट है क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, जब भी आपकी क्रोमोजोम होता है ना, कोई भी क्रोमोजोम होता है, तो क्रोमोजोम की 2 आर्म होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। क्राई डू चैट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो 5वां क्रोमोजोम होता है हमारा 5th क्रोमोजोम, उसकी जो छोटी आर्म होती है, छोटी आर्म होती है ये वाली, ठीक है, छोटी आर्म, ये क्या कर जाती है, डिलीट कर जाती है, डिलीट हो जाती है, जिसके कारण जो है आपका क्राई डू चैट सिंड्रोम देखने को मिलता है। और जब भी ये लड़का बंदा कुछ भी ये चिल्लाएगा या कुछ भी होगा, तो ऐसे लगेगा कि रो रहा है, मतलब बच्चे की तरह से रो रहा है, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। टर्नर सिंड्रोम इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जब हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए, तो उसमें आपको कंपाउंड हेल्प करता है पसीनों को रोकने के लिए। जैसे आपने क्रिकेटर्स के अंदर देखा होगा, क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने अपने फेस के ऊपर ना वाइट कलर का वो डाला होता है, तो वो व्हाइट कलर का क्या होता है, दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा। बोरिक एसिड इज यूज्ड इन द टू प्रिवेंट द एक्सेसिव स्वेटिंग। और पसीना जो होता है ये कहाँ से आता है? आपके स्वेट ग्लैंड से आता है, पसीने वाली ग्रंथियों से आता है, जो हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। पसीने वाली ग्रंथियां स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3 इसको कहते हैं। क्लियर?
हाइड्रोजन बोरेट भी इसको कह दिया जाता है। एज ए एंटीसेप्टिक की इसको हम यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। आई वॉश के लिए भी हम यूज़ करते हैं, अगेन आई वॉश में भी यूज़ कर लिया जाता है आपका, ठीक है। जो भी आपकी ड्रेसिंग्स होती हैं, ड्रेसिंग्स का मतलब क्या है कि जैसे ही पेशेंट्स वगैरह के ड्रेसिंग करते हैं ना, और उसकी बॉडी के ऊपर कोई कट वगैरह लग गया तो ड्रेसिंग करते हैं, उसमें आपको काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ठीक है। और जो हमारे जो पसीने से क्या होता है कि आपके फेस के ऊपर दाने से निकलने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्ने, तो एक्ने को भी ट्रीट करने में बोरिक एसिड काम करता है। फूड ग्रेन्स, जो आपके खाना होता है फूड ग्रेन्स, ठीक है, तो फूड ग्रेन्स को भी ये प्रिजर्व करने में आपको हेल्प करवाता है, क्योंकि एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। उसके बाद देखो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। जैसे आपकी सोडा वाटर ग्लास होती है, जैसे सोडा वाटर होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अगर गैस पूछा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, अगर एसिड पूछा तो कार्बोनिक एसिड देखने को मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं, सल्फोनिक एसिड जो होता है आपका जैसे हम बात करते हैं आपका डिटर्जेंट्स के अंदर देखने को आपको मिलता है, क्योंकि उसमें सोडियम साल्ट तो होगा ही होगा, सोडियम के साथ साथ क्या होगा आपके सल्फोनिक एसिड देखने को मिलेगा, और वो किसमें पार्ट बनेगा, डिटर्जेंट का पार्ट बन जाएगा। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला जो होती है वो क्या होती है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि जहां पे आपका खाना जो होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, तो लाइक फॉर एग्जांपल हियर, ठीक है, यहां पे देखिए जो ये खाना है ग्रासिस हुआ, ग्रास से किसने खाया, ग्रास हॉपर्स ने खाया, ग्रास हॉपर से फ्रॉग ने खाया, चूहे ने खाया, ठीक है, उसके बाद जो है ये लोमड़ी ने खाया, उसके बाद ईगल ने खाया, ऐसे चलता है। या फिर आप इसमें एग्जांपल ये भी लिख सकते हो कि ग्रास हुआ, ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक है, और ग्रास हॉपर ने खाया, फिर उसके बाद मेंढक ने खाया, फ्रॉग ने खाया, उसके बाद सांप ने खाया, स्नेक ने खाया, और स्नेक के बाद जो है ईगल ने खाया, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी एग्जांपल्स होती हैं किसके अंदर, फूड चेन के अंदर। और ये है सिंगल फूड चेन। जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, वो 10% एनर्जी जो है आपकी ट्रांसफर देखने को आपको मिलती है। ये 10% एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि 10% एनर्जी जो है एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर क्रॉस करेगी। अगर यहाँ पे ये यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, फिर इसका 10% यानी कि आपका 1% आएगी, फिर यहाँ पे 0.1% आएगी, यहाँ पे 0.01%, इस तरीके से चलती चली जाएगी आपकी 10% एनर्जी, क्लियर। और एक चीज आपको और बताता हूं, कई बार पेपर में पूछा जाता है, एक इनके पिरामिड्स बनते हैं, ठीक है, एनर्जी वगैरह के पिरामिड्स बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा कि कौन सा पिरामिड जो है हमेशा अपराइट रहता है, जो हमेशा अपराइट रहने का मतलब क्या होगा कि पहले 100% एनर्जी, फिर उसके बाद कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, फिर उसके बाद कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, फिर उसके बाद आपकी 0.1 आएगी, फिर उसके बाद आपकी 0.01 आएगी। तो मतलब क्या हो गया, ये स्टेट अपराइट बन रहा है, और ये होता है एनर्जी वाला। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट बनता है। और यहां पर चल रही थी फूड चेन की बात। अगर मैं कहूं ऐसी फूड चेन बहुत सारी हो, और ग्रास ऊपर को आके फ्रॉग खा गया, ठीक है, और कोई और आके खा गया, तो अगर हम बात करें इस तरीके की मैक्सिमम फूड चेन अगर मिल जाती हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, फूड वेब कहा जाता है। अगर दो से ज्यादा फूड चेन मिलती हैं तो फूड वेब बना लेते हैं, और एक सिंगल चेन है तो फूड चेन कहलाएगी, ये आपको याद रखना है। सो इसका मतलब क्या होगा कि फूड चेन में क्या होगा, पैसेज ऑफ फूड एंड थस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो ये एनर्जी ट्रांसफर कितना होगा आपका, 10% होगा। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं कोई ग्राफ्ट का मतलब होता है कि कोई बॉडी पार्ट जो है किसी व्यक्ति को आपने लगा दिया आनुवंशिक तरीके से, तो बात यहां कोई भी तरीके से लगा दिया, ग्राफ्ट लगा दिया, स्किन के ऊपर लगा दिया, और जेनेटिकली सिमिलर अगर पर्सन आपस में कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए जी क्या होता है, ये एक पर्सन है, इसने क्या किया, अपने बॉडी पार्ट का कोई भी हिस्सा यहां से लिया और यहां पे डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। जब आप अपनी खुद की बॉडी में तो ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। एक होता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब क्या है कि इसकी भी जीन सेम है और इसकी जीन सेम है, ये आपके जेनेटिकली सिमिलर जो है लोग हैं। इसमें से बॉडी पार्ट हमने कुछ भी लिया और इसकी बॉडी पार्ट यहां से लगा के यहां पे डाल दिया हमने, तो दैट इज कॉल्ड आपका आइसोग्राफ्ट, क्लियर। खुद की बॉडी में लेके चल रहे हो ऑटोग्राफ्ट, और उसके बाद सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, जहां पे जीन्स सेम है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोग्राफ्ट। अगर सपोज करो कि ये आपका भाई है और ये आप हो, आपने अपनी बॉडी का कुछ पार्ट इसको दान कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एलोग्राफ्ट। तो आप यहां पे क्या होगे, जीन्स सेम नहीं थी, आपकी जेनेटिकली स्ट्रक्चर सेम नहीं था, ठीक है, आपने अपने भाई से कुछ लिया और अपने भाई को कुछ दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड एलोग्राफ्ट, क्लियर। और अगर आपने कोई दूसरी एनिमल स्पीशीज का कोई भी ग्राफ्ट आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट। सारे पूछे जाते हैं। अब ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं।
अपनी बॉडी की खुद से जा रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर खुद डाला तो ऑटोग्राफ्ट, अगर जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के डाला आइसोग्राफ्ट, और आपने किसी दूसरे अपने दोस्त यार किसी से भी लिया एलोग्राफ्ट, और किसी दूसरी प्रजाति से लिया तो जीनोग्राफ्ट। क्लियर, ध्यान रखना है यह क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली सिमिलर बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, आइसोग्राफ्ट बनेगा राइट आंसर, आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट देखिए जी, महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग द इवनिंग प्रेयर्स एट। महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था पहली बात तो 30 जनवरी 1948 के अंदर, और इसको बोला जाता है शहीदी दिवस, मार्टियर्स डे बोला जाता है, ठीक है, शहीदी दिवस बोला जाता है। और किसने बोला था, नाथूराम गोडसे ने मारा था। नाथूराम गोडसे ने मारा था कहाँ पे, ये मारा था बिरला हाउस में, क्योंकि बिरला हाउस जा रहे थे ये प्रेयर करने के लिए, वहां पे इनको मारा गया था दिल्ली के अंदर। क्लियर, हाँ, इवनिंग प्रेयर में मारा गया था। क्लियर हो गया आप लोगों को, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। जब गांधी जी को मारा था तो गांधी जी के लास्ट वर्ड क्या थे, हे राम वाज द लास्ट वर्ड। क्लियर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है, तो उस टाइम पे गांधी जी कहाँ पे थे, तो नौखाली डिस्ट्रिक्ट में थे। ये नौखाली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये आपका कैलकाटा के अंदर है, वहां पे ये हिंदू मुसलमान के झगड़ों को सॉल्व करवा रहे थे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बाकी महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता है, महादेव देसाई इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ जो है इन्होंने बुक लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनको ऑटोबायोग्राफी है। और बेलगांव सेशन में ही एक बार ही, बेलगांव सेशन कर्नाटक के अंदर, ये आपके आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 1924 के अंदर। और इनका पहला सत्याग्रह जो इंडिया में था वो डेट वाज चंपारण सत्याग्रह, जिसे आप 3 कथिया लगान भी कहते हैं, और प्लस आप इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के लिए भी रिवोल्ट कहा जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, ये है जी बिरला हाउस के अंदर प्रेयर मीटिंग चल रही थी तो वहां पे इनको मारा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अगला क्वेश्चन, कुछ फ्रेजेस हैं और उसके सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको बताना है। देखिए एंथ्रो वर्ड क्या होता है, किसी मतलब मेल के लिए, मेल फीमेल के लिए कोई वर्ड होगा, ठीक है। एथनो वर्ड होता है अगर आप एथनिक, एथनिक क्या होता है कि एथनिक स्पीशीज जिसे हम कह देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका डेट इज सपोज करो, चलो एथनो छोड़ते हैं। हीलियो वर्ड किसके लिए यूज होता है, सन के लिए, जियो मतलब अर्थ के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट देखो, तो यहाँ पे क्या है, जियो सेंट्रिक, जियो सेंट्रिक अर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये बनेगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। हीलियो सन, सन कहाँ पे है, ये रहा सन, तो ये बनेगा पहला ऑप्शन। एथनो छोड़ो, एंथ्रो देखो, एंथ्रो में होता है मैनकाइंड, मतलब ये वाला पॉइंट, यानी कि तीसरा ऑप्शन, और ये क्या बनेगा चौथा ऑप्शन। एलियन ग्रुप्स और कल्चर की बात करते हैं, 3 4 1 2 बनेगा राइट आंसर। आंसर इज सी ऑप्शन, 3 4 1 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनने वाला है करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए जी, ऐसी 2 लाइनें जहां पे इक्वल रेनफॉल होती है, रेनफॉल इक्वल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोहाइट कहा जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। आइसोथर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कंडीशन सेम रहेंगी, ठीक है। आइसो बार, बार मतलब जहां पे आपका प्रेशर कंडीशन सेम रहेंगी। क्लियर, और कंटूर्स क्या होते हैं, अगर हम देखें कि इक्वल हाइट के ऊपर कोई भी चीज़ों को देखते हैं, इक्वल हाइट के ऊपर हो और कुछ भी बनाई हो तो डेट इज कॉल्ड कंटूर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आइसो हाइट इज द करेक्ट वन। देखिए जी, आइसो हाइट क्या होती है, दे कनेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। और हमारे इंडिया में रेनफॉल सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, जैसे आपकी साउथ वेस्ट मानसून करती हैं, ये सबसे पहले बार टकराती कहाँ पे है, सहादरी में। सहादरीज के अंदर टकराती हैं, सहादरीज मतलब वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पे टकराती हैं तब बारिश करती हैं। एक होती है हमारी फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल मैंने आपको बताया था कब होता है, जब ठंडी हवा और आपकी गर्म हवा मिलते हैं, वार्म एंड कोल्ड एयर जब मिलते हैं तो जाके आपका फ्रंटल रेनफॉल होती है। एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है कि साइक्लोन्स बनते हैं। साइक्लोनिक, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ याद करवाता हूँ, आपको याद कैसे करना है, साइक्लोन के सेंटर में क्या होगा, लो प्रेशर, और बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर, बस ये याद रखना। और एक चीज़ आपको याद करवाता हूँ, ANC वर्ड याद रखो, ठीक है। ANC में क्या होगा, साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या हो गया, साइक्लोन जो होंगे वो उत्तरी गोलार्ध में कैसे होंगे, आपके एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज जो होंगे, सॉरी ऐसे ही आपके एंटी साइक्लोन जो है नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे, क्लॉकवाइज, उल्टा और सीधा ऐसे करके चलना है। साइक्लोन्स इन नदर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर आर क्लॉकवाइज, तो उल्टा आ जाएगा। साइक्लोन अगर आपको सदर्न हेमिस्फीयर में पूछा तो क्या बोल दोगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी साइक्लोन अगर आपसे पूछा साउथ हेमिस्फीयर में क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट, तो आपको आंसर निकल आएगा। तो ये ध्यान रखना है चीजें आपको।
अगला क्वेश्चन बताइए क्या है, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली अरेंज है। पहले है फ्रेजर कमेटी 1902 ऑन द लैंड रेवेन्यू एंड फेमीन, ऑन लैंड रेवेन्यू एंड फेमीन। लैंड रेवेन्यू मतलब क्या हो गया कि आपके लैंड के ऊपर टैक्स और फेमीन के लिए बात कर रहा है, ठीक है, मतलब आपके सूखे वगैरह पड़ने के ऊपर आया था, ये पॉइंट आपका गलत है। फ्रेजर कमेटी जो बैठी थी 1902 में तो बैठी थी, लेकिन बात यहां पे ये है, ये कमेटी बैठी थी आपकी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। किसके लिए? पुलिस रिफॉर्म्स के लिए ये बैठी थी, क्लियर। और किसके अंडर बैठी थी? लॉर्ड कर्जन के अंदर, यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के अंदर ये बैठी थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये आपका गलत हो गया, ये स्टेटमेंट ही आंसर सही हो गया आपका, वन ऑप्शन। हंटर कमीशन 1919 के अंदर पंजाब डिस्टर्बेंसेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे गोलियां चलाने का आदेश दिया जाएगा, हंटर कमेटी उसके लिए बैठी थी। और आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने आदेश दिया था। और इसका बदला किसने लिया था? उधम सिंह जी ने लिया था। उधम सिंह जी ने क्या किया था? माइकल ओ डायर को जो है कैक्सटन हॉल में मारा था। ये कैक्सटन हॉल कहां पे है? लंदन में मारा था, इस चीज का बदला लेने के लिए, ठीक है। बटलर कमीशन 1927, ये बिल्कुल जी, ये आपका रिलेशनशिप बात करता था कि आपका पैरामाउंट पावर जो है, पैरामाउंट पावर जो कौन है? ब्रिटिशर, और इंडियन स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो उसके लिए बटलर कमीशन बिठाया गया था, ये सही है। 27 में मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1919 की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर जो है आपका साइमन कमीशन बैठा था, बिल्कुल, क्योंकि जो मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म है ये 10 साल के लिए लगे थे। 10 साल के लिए यहाँ पे आपकी क्या दी गई थी? प्रोविंशियल डायरकी, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन की बात करी गई थी, डायरकी दिया गया था, तो उसको बोला गया था कि 10 सालों के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी, तो साइमन कमीशन 1927 में ही बैठा था, और इसका बहिष्कार किया गया था सभी जगह के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन मेंबर यहाँ पे नहीं था, नो इंडियन मेंबर वर देयर, ठीक है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर ए ऑप्शन। स्क्रिप्ट जो है कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज की, वो कहां से डिराइव होती हैं? ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा एक्चुअल में, ये आपको याद करना है, दैट इज ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ब्रह्मी लिपि इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और एक चीज आपको मैं बताता हूं, कदम्बा स्क्रिप्ट, ठीक है। सो कदम्बा स्क्रिप्ट जो है ये आपका डिसेंडेंट है किसका? ब्रह्मी स्क्रिप्ट का, और ये बात करता है आपका किसके बारे में? कन्नड़ के बारे में, यानी कि कन्नड़ स्क्रिप्ट को डेडिकेटेड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और इससे जो है आपकी कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज की क्या हुई थी? आपकी डेवलपमेंट देखने को आपको मिली थी। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। ब्रह्मी लिपि, बस इतना ही आपको याद करना है और कुछ वर्ड याद नहीं करने। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से कौन से ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं? मैमल्स होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, क्लियर। अब बात यहाँ पे ये है कि मैमल्स जो अंडे देते हैं सिर्फ दो हैं, एक तो है आपका डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस है, और जिसे आप कहते हैं मोनोट्रीम्स कहा जाता है, मोनोट्रीम्स, क्लियर। और दूसरा है आपका स्पाइनी आंट ईटर भी कहा जाता है, मतलब दो हैं, दो स्पीशीज हैं, एक ये है और एक ये है, इसको मोनोट्रीम्स भी कहते हैं। स्पाइनी आंट ईटर को हम कहते हैं एक्डीनिया भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, दैट इज प्लेटिपस। बैट देखा जाए तो बैट एक ऐसी स्पीशीज है जो अल्ट्रासोनिक प्राश्रव्य किरणें, अल्ट्रासोनिक वेव जो है छोड़ता भी है और रिसीव भी करता है, और अल्ट्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर देखने को मिलती है। और ब्लू व्हेल इज अ लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा मैमल है ये वाला, ठीक है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, डी ऑप्शन। तो ये देखिए जी प्लेटिपस है ये। नेक्स्ट देखिए जी, कौन सी रिवर जो है डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा कौन सी रिवर नहीं बनाती? गंगा रिवर डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके, बिल्कुल सही है। गंगा रिवर का ओरिजिन, गंगा की जो है 2525 किलोमीटर लेंथ है, और गंगा रिवर का ओरिजिन होता है देवप्रयाग से, क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग में, और स्टार्ट होती है आपकी गंगा, ठीक है। और ये स्टार्ट होती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड से स्टार्ट होती है यूपी में, देन जाती है बिहार में, देन जाती है झारखंड में, देन जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और उसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होती है चैमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। जैसे ही ये नामचा बारवा को क्रॉस करती है अरुणाचल प्रदेश के पास एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में जाती है, असम में जाती है, असम में आपका जो है आइलैंड बनाती है, कौन सा? मजूली आइलैंड, और फिर जाके गंगा रिवर के साथ मिलती है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे बनाती है सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, ठीक है। गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी स्टार्ट होती है आपकी त्रिम्बकेश्वर प्लेटू से, और ये साउथ इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर की लंबाई है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये
गिरती है। और तापी की बात करते हैं, तापी रिवर जो है आपके सेंट्रल इंडिया की रिवर है और ये आपका बिल्कुल भी जो है डेल्टा नहीं बनाती। ये तीनों डेल्टा बनाती हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है, तापी रिवर डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती है एस्चुरी, एस्चुरी बनाती है। क्लियर। और गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात से जो है अरब सागर में गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात को क्रॉस करके। क्लियर। सो ताप्ती रिवर के किनारे पे एक शहर है, डेट इज कॉल्ड सूरत। सूरत जो है आपकी डायमंड सिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डायमंड माइंस कौन सी हैं हमारी, डायमंड माइंस कौन सी हैं, डेट इज पन्ना माइंस। पन्ना माइंस कहाँ पे हैं, पन्ना माइंस इन द मध्य प्रदेश। क्लियर। और पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क वहां पे ही है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और एस्चुरी जो है कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, माही बनाती है और आपकी साबरमती बनाती है। तो 4 नदियां हैं जो आपकी रिवर्स बनाती हैं। और यहाँ पे जो माही रिवर है, माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, यानी कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा रिवर के ऊपर जो है जबलपुर के अंदर जो है जबलपुर फॉल बनाए जाते हैं, जिसे आप कहते हैं मार्बल फॉल भी इसको कहा जाता है, मार्बल फॉल। क्लियर, ध्यान रखना है, धुआंधार फॉल्स भी इसको कहते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, तापी रिवर इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे देखिए जी, ये है माही, ये है नर्मदा और ये है तापी और यहाँ पे आपकी जो है साबरमती भी आती है और ये बनाती है यहाँ पे क्या, डेट इज द एस्चुरी बनाती हैं। लेकिन इसके अलावा देखो, ये गोदावरी होगी, ये कृष्णा होगी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है यहाँ पे। और उसके बाद जो है आपकी कावेरी रिवर भी डेल्टा बनाती है यहाँ पे। ब्रह्मी बैतरानी, सुबर्णरेखा यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। और ये सारी डेल्टा बनाती हैं इस साइड के ऊपर और ये सारी नदियाँ जो हैं इस साइड के ऊपर क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं इधर। और यहाँ पे देखो गंगा, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से क्रॉस करती है, गंगा आती है और यहाँ पे क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इन लड़ाइयों के बारे में बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है लेक्चर्स के अंदर। ठीक है। तो इसमें ईयर्स लगाने हैं। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, बी ऑप्शन। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, सी ऑप्शन। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, ए ऑप्शन, ये। ठीक है। तो बी सी ए बनेगा ऑप्शन, देखो कहां पे है। सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी सी ए। अब क्वेश्चन देखिए जी, बैटल ऑफ बक्सर में कौन था, हेक्टर मुनरो थे। ठीक है। मुनरो अंग्रेज थे और इनके साथ लड़े कौन कौन थे, शुजा दौला नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब था ये। ठीक है। और एक लड़ा था शाह आलम द्वितीय, ये कौन था, मुगल था। क्लियर। और जो लड़ा था बंगाल से लड़ा था, डेट वाज मीर कासिम लड़ा था। ठीक है। मीर कासिम लड़ा था यहाँ पे। तो ये तीनों के तीनों हार गए थे, मुनरो जीत गया था और बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुई। इलाहाबाद की संधि साइन हुई थी यहाँ पे, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी 1765 में। बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हुई थी, सिराजुद्दौला के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हुई थी और सिराजुद्दौला हार गया था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। क्योंकि सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव की सेना के साथ कौन मिल गया था, मीर जाफर, जो किसके साथ था, सिराजुद्दौला के साथ था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप और जो है मान सिंह के साथ लड़ाई हुई थी, महाराणा प्रताप और मान सिंह के साथ लड़ाई हुई थी। मान सिंह किसकी साइड से लड़ रहा था, अकबर की साइड से लड़ रहा था। तो ये बनेगा जी हल्दी घाटी, ये आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट जो होता है, ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर कौन सा पॉइंट होता है, ये बिल्कुल दक्षिण मोस्ट पॉइंट है हमारा। पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट बिल्कुल दक्षिणी हिस्से के अंदर देखने को आपको मिलता है। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। और इसको जो है इंदिरा गांधी पॉइंट बोल दिया गया था बाद में, इंदिरा गांधी जी के नाम पे इंदिरा गांधी पॉइंट से भी हम इसको जानने लगे थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। और अगर आपसे पूछा कि नॉर्थ मोस्ट बताइए सबसे उत्तरी वाला कौन सा है, तो इंदिरा कोल। और वैसे अगर हम बात करें इंडिया की टेरिटरी का, ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इंदिरा गांधी पॉइंट कहाँ पे है, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, बिल्कुल साउथ मोस्ट। अगर इंडियन टेरिटरी का लैंड एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपका दैट इज द कन्याकुमारी इज द साउथ मोस्ट। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार का भी नीचे चला जाता है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है और यहाँ पे इंदिरा कोल है जम्मू कश्मीर में। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। वेस्टर्न साइड के ऊपर जो है गुजरात पड़ता है और ईस्टर्न साइड के ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अगर बात करी जाए इंडिया की, तो यहाँ से नॉर्थ साउथ की जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है और ये जो है ईस्ट टू वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर देखने को मिलती है। आई थिंक मैंने पिछले सेट्स में भी ये डिस्कस किया है, तीसरे चौथे सेट में डिस्कस किया होगा पूरा डिटेल में। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये है जी आपका पार्ट। क्लियर। चलते हैं आगे।
एब्सोल्यूट जीरो जो होता है टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन के साथ साथ जो है आपका अगर पूछा जाए सेल्सियस में तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ये सेल्सियस जो है आपका इतना सेल्सियस और इतना केल्विन, 0 डिग्री केल्विन। और इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूलर मोशन होते हैं गैस में, तो वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। द मॉलिक्यूलर मोशन इन ए गैस वुड सीज, सब कुछ बंद हो जाएगा। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। राइट आंसर 1 ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है एब्सोल्यूट जीरो, 0 डिग्री केल्विन, और सेल्सियस में कितना बनेगा? -273.15, और फारेनहाइट में बनेगा इतना। और वाटर फ्रीज कब होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 32 डिग्री फारेनहाइट बन जाएगा और 273.15 केल्विन बन जाएगा। पानी बॉईल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, फारेनहाइट में 212 बन जाएगा और केल्विन में 373 बन जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो ऐसे याद कर लो, सेल्सियस तो सबको पता होंगे ये वाले, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सेल्सियस और फारेनहाइट का इक्वेशन होता है C/100 इजिकल टू F-32/180 इजिकल टू K-273/1.15 ये होता है एग्जैक्टली। क्लियर, तो यहां पे सेल्सियस और फारेनहाइट में निकालना है तो इसको करोगे, सेल्सियस और केल्विन में निकालना है तो सेल्सियस और केल्विन को इक्वल कर दोगे, C/100 को इक्वल कर लोगे। तो ऐसे फॉर्मूले को कैलकुलेट करके आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं और ये आपका एब्सोल्यूट जीरो आता है। सेल्सियस और फारेनहाइट जो है वो किसके टेम्परेचर के ऊपर बराबर हो जाते हैं? -40 के ऊपर। -40 के ऊपर जो है बराबर हो जाते हैं, -40 के ऊपर। क्लियर, याद रखना है। चलिए जी आगे। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था कब? पहली बात तो स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता है। नरेंद्रनाथ दत्ता को स्वामी विवेकानंद जी का टाइटल मिला था, किसने दिया था? अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने दिया था। अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने इनको टाइटल दिया था विवेकानंद जी का। दूसरी बात है, इन्होंने रामकृष्ण स्टार्ट किया, रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया। रामकृष्ण इनके गुरु का नाम है, रामकृष्ण परमहंस। परमहंस जो है इनका नाम है, ठीक है, परमहंस इनका नाम है। और इनका ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय, गदोदर चट्टोपाध्याय। और ये दक्षिणेश्वर टेम्पल है आपका, दक्षिणेश्वर टेम्पल है कहाँ पे? डैट इज इन द कोलकाता, वहाँ पे पुजारी थे। और इनकी टीचिंग से प्रभावित हुए थे विवेकानंद जी, और इनकी टीचिंग्स को ही इन्होंने आगे फैलाने की बात करी। तो इन्होंने स्टार्ट किया था 1897 के अंदर ये वाला मिशन। क्लियर, ए जो है बी ऑप्शन बनेगा। और इसको वेदांता मूवमेंट भी आप कह देते हैं, वेदांता मूवमेंट। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदांता मूवमेंट भी इसको कह देते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 के अंदर जो है शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेशन करी थी, जो वर्ल्ड की रिलीजियस पार्लियामेंट थी। और यहाँ पे इन्होंने स्लोगन दिया था, अमेरिकन एंड इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर, अमेरिकन एंड इंडियन आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्लियर, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी को, और इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे, नेशनल राष्ट्रीय यूथ डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर, नेशनल यूथ डे। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। एशियाटिक सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा बाय, एशियाटिक सोसाइटी जो है स्थापना करी गई थी कलकत्ता में, किसके द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। सर विलियम जोन्स को कंफ्यूज नहीं करना चार्ल्स विल्किन के साथ। चार्ल्स विल्किन जो होते हैं ये कौन है? ये वही पर्सन है जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। क्लियर, याद रखना है आपको। उसके बाद है विलियम जोन्स की बात चल रही है, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी स्टार्ट करी थी कलकत्ता के अंदर 1784 में, 1784 के अंदर स्थापित करी थी। क्लियर, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आ जाओ वॉरेन हास्टिंग की बात चलती है। वॉरेन हास्टिंग जो है ये फोर्ट विलियम के अंदर पहले गवर्नर थे, और 1773 का एक्ट इन्होंने पास किया था, 1773 का एक्ट इन्होंने पास किया था। पहले गवर्नर जनरल बने थे आपके बंगाल के, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, गवर्नर जनरल की बात करें बंगाल के, तो पहले गवर्नर बंगाल के कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे बंगाल के? तो डेट इज वॉरेन हास्टिंग। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? विलियम बेंटिक बने थे। लास्ट गवर्नर जनरल लास्ट गवर्नर जनरल जिसको वाइसरॉय का टाइटल मिला था वो कौन थे? डेट वॉज लास्ट गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे आपके, दैट इज कॉल्ड कैनिंग, जो 1857 में मिला था। क्लियर, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि लास्ट वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? दैट इज माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन, जो पेपर में आपको बड़ी कंफ्यूजन रहती है। और आपके पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे?
पहले इंडियन गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य, सारे मैंने आपको आंसर बता दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला है जी, आपका वॉरेन हास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ राजा राम मोहन राय जी के ऊपर। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्मो समाज स्थापित किया था। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा, और संवद कौमुदी इनका था, और इन्होंने 1829 के अंदर आपकी कौन सी प्रथा खत्म करवाई थी, सती प्रथा खत्म करवाई थी। इंग्लिश एजुकेशन को बड़ा प्रमोट करते थे ये, और इंग्लिश एजुकेशन लगा था 1835 में, विलियम बेंटिक ने लगाया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकॉले। मैकॉले को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है मैकॉले को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन राय जी का नाम है राजा। राजा किसने टाइटल दिया था, अकबर द्वितीय ने टाइटल दिया था, और इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसने बोला था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज वाली पुस्तक में लिखा गया था, और ये किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। 50 साल पहले की बात करी जाए तो ओजोन लेयर जो है अभी जो है थिनिंग होने लगी है, पतली होने लगी है। तो इसमें आपको चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे। ओजोन लेयर क्या करती है कि हमें यूवी रे से बचाती है। ओजोन लेयर होती कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, जहां पे आपके जेट प्लेन्स वगैरह चलते हैं। क्लियर। अगर ये थिनिंग होने लग गई है तो सन की लाइट सीधी की सीधी हमारी धरती पे आएगी, और कौन सी डेंजरस आती है, वो यूवीसी आती है, जो सबसे डेंजरस होती है। अब क्या होगा, सनलाइट कहाँ पड़ेगी, या तो स्किन के ऊपर पड़ेगी या हमारी आंखों में पड़ेगी, तो दोनों ही दिक्कतें देखने को मिलेंगी। स्किन में क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, और आईज में क्या हो जाएगा, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अस्थमा और कलर ब्लाइंडनेस कोई लिंक नहीं करता, अस्थमा तो लिंक ही नहीं करता बिल्कुल भी इसके साथ। और कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका ये क्या है, रंग दृष्टिहीनता और वर्णांधता इसको कहते हैं, और ये आपका क्या है, आनुवंशिक रोग है, दैट इज जेनेटिक डिजीज है ये। क्लियर। और इसमें 2 कलर नहीं पहचान पाते आप, एक तो रेड नहीं पहचान पाते और आप एक ग्रीन कलर पहचान नहीं पाते। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगला बताइए जी, क्वेश्चन है क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा है। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई थी, ठीक है। पहली बात तो क्लासिकल लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, पहले तो 1500 से 2000 साल पुरानी भाषा होनी चाहिए। 1500 से 2000 साल जो है पुरानी भाषा होनी चाहिए, ठीक है। उस लैंग्वेज का वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए, वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। और अपनी मॉडर्न भाषा से वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, जो आधुनिक भाषा है उससे थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, मतलब इसके दूर होनी चाहिए, मतलब मॉडर्न ट्रेडिशन की नहीं होनी चाहिए, उसके रिलेशन बहुत दूर होने चाहिए। और प्लस जो है कुछ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होनी चाहिए इसको बोलने के लिए। तो हमारे इंडिया में अभी तक जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, फ्यूचर का पता नहीं कि कुछ ऐड हो जाए, ठीक है। तो अभी 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, सबसे पहली ऐड करी गई थी तमिल। तमिल ऐड करी गई थी 2004 के अंदर। क्लियर। संस्कृत ऐड करी गई थी 2005 में। कन्नड़ ऐड करी गई थी आपकी 2008 में, और तेलुगु भी ऐड करी गई थी 2008 में। मलयालम ऐड करी गई थी 2013 में, और उड़िया ऐड करी गई थी आपकी 2014 में, ठीक है। तो कौन कौन सी बनी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ठीक है। TSK TMO, तो पहले याद रखना तमिल है और लास्ट वाली उड़िया है, TSK TMO। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होने चाहिए, पेपर में ये भी आया था कि किस आधार के ऊपर हम जो है कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट वन। नेक्स्ट देखिए जी, एसिड रेन जो होती है, अमल वर्षा, ये आती है, प्रदूषण होता है, कैसे आती है। एसिड रेन जो आती है आपकी ऑब्वियसली बात है, रेनफॉल का फिनोमिना कहां पे है, ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में यहां पे जितना भी धुआं होता है धरती का जो भी धुआं होता है ऊपर आता रहता है, जमा हो जाता है, और ये इसको हम क्या कहते हैं, बैड ओजोन। क्लियर। बैड ओजोन कहा जाता है। तो पहली बारिश जब होती है उसको हम एसिड रेन ही कहते हैं। उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो HNO3 नाइट्रिक एसिड, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो सकता है, या फिर उसके अंदर हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर। ये देखने को आपको मिलेगा वहां पे, और इसमें ऑप्शन को टिक करेंगे हम, डी ऑप्शन को, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये देखने को आपको मिलेगा। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड रेन का पार्ट नहीं बनाते हम, ये दोनों ही आपके पार्ट बनती हैं, और ये आपके गैसेस कंबाइन हो जाती हैं, एसिड बनाती हैं, और एसिड रेन बन जाता है। इस तरीके से सारा का सारा प्रोसेस चलता है, और ये सारा प्रोसेस आपका ट्रोपोस्फियर में देखने को आपको मिलता है, जहां पे आपके बादल, क्लाइमेट, सब चीजें, रेनफॉल वाला फिनोमिना आपको क्लियर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट बताइए जी, सेकुलरिज्म जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारा वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए सेकुलरिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता वर्ड का मतलब क्या होता है कि सेकुलर का मतलब होता है कि जहां पे कंट्री का कोई भी धर्म नहीं होता, कंट्री हैज नो इट्स ओन रिलीजन, लेकिन सबकी रिस्पेक्ट यहां पे हमारे कंट्री में देखने को आपको मिलती है। क्लियर। और कोई भी सिटीजन जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। और रिलीजन इज रिगार्डेड एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ ए सिटीजन, बिल्कुल उसका प्राइवेट अफेयर है, निजी मामला है, इसमें सरकार कभी भी इंटरफेयर नहीं करती। तो इसलिए आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। सेकुलरिज्म जो है पंथ निरपेक्ष की बात चल रही है, तो सेकुलर वर्ड हमारा एक ऐड किया गया था कहां पे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा कहां पे ऐड किया गया था, आपका प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। ठीक है, सेकुलर ऐड किया गया था, सोशलिस्ट ऐड किया था और इंटीग्रिटी वर्ड भी ऐड किया गया था। तो प्रियम्बल में ऐड किए गए थे 3 वर्ड। एक आपका रिलीजन की अगर हम बात करते हैं रिलीजन की, तो आपका रिलीजन वाला आर्टिकल कौन सा है, 25 से 28 है, राइट टू रिलीजन वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रिलीजन वाली बातें आती हैं वहां पे। और अगर आपसे पूछा जाए हमारे देश में माइनॉरिटी होती है, माइनॉरिटी, ठीक है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है, उसको 2 चीजों के आधार पे हम डिवाइड करते हैं, एक तो रिलीजन वाइज कि धर्म के आधार पे, और एक लैंग्वेज वाइज, भाषा के आधार पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, डी ऑप्शन इज द राइट वन। एक चीज आपको और बताता हूं, एक केस हुआ था एसआर भुमाई केस, ठीक है, एसआर भुमाई केस 1994 के अंदर, 1994 के अंदर एक एसआर भुमाई केस था। और इसमें बोला गया था जो सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता जो है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बोला गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला देखिए जी, मदुरई जो है आपकी कैपिटल है, कैपिटल किस चीज की कैपिटल है, मदुरई वो है जिसे हम कहते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। ये मदुरई वो ही है जहां पे गांधी जी हाफ नेकेड हुए थे। हाफ नेकेड का मतलब क्या है, गांधी जी सिर्फ धोती पे रह गए थे और ऊपर की शर्ट उसके बाद इन्होंने नहीं पहनी। और ये कैपिटल थी आपकी पांड्यास की, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और पांड्यास की कैपिटल थी आपकी मदुरई, और इसका एम्बलम जो था, एम्बलम वो क्या था, फिश। ठीक है, और राष्ट्रकूट की बताएं, राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो मान्याखेत वॉज द कैपिटल, मान्याखेत वॉज द कैपिटल। चेयर की बात करते हैं तो चेयर की थी एम्बलम जो था वो था बो, धनुष, और इनकी कैपिटल थी वंजी, वंजी इज द कैपिटल। ठीक है, राजधानी। चोल वंश की जो कैपिटल थी, डेट इज उरियूर, उरियूर कैपिटल थी। इनलैंड पोर्ट था। और कावेरीपट्टनम कोस्टल साइड थी। और इसका जो एम्बलम था वो था टाइगर, टाइगर वॉज द एम्बलम जो आपका किसका था, चोल वंश का था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बतानी है, जहां पे ये सारे के सारे चोल, चेर, पांड्यास मिलते थे उसको संगम कहते थे। और एक्चुअली आपसे पेपर में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संगम। संगम वर्ड का मतलब होता है कि जहां पे आपके तमिल पोइट्स मिलते हैं, तमिल कवि मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संगम कहा जाता है। पहला संगम कहां पे हुआ था, मदुरई के अंदर। दूसरा संगम कहां पे हुआ था, कपाटपुरम के अंदर। और तीसरा संगम हुआ था आपका मदुरई के अंदर। फिर पहले संगम में जो आपके चेयरपर्सन थे वो थे अगस्त्या, दूसरे संगम में आपके तोलका पीआर थे, और तीसरे संगम में कौन था, नकीरार थे। ठीक है, ये आपके चेयरपर्सन थे जो लास्ट में मैं बोल रहा हूं। और यही लिखा हुआ है, पहले संगम में कोई वर्क नहीं हुआ था, कोई लिटरेरी वर्क नहीं हुआ था, सिर्फ देवताओं ने इस जो है पहले संगम को आया था। दूसरे में पहली तमिल लिटरेचर लिखी गई थी, पहली तमिल लिटरेचर जिसका नाम था तोलका पीयम। ठीक है, और किसने लिखी थी, तोलका पीआर ने लिखी थी। और तीसरे संगम में क्या हुआ था, जो आपके जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया था संगम पीरियड की हिस्ट्री को। और आपको 2 एपिक्स याद करने हैं जो साउथ इंडिया के अंदर है, तमिल के अंदर। शिलापथिकरम जो लिखी थी, इट्स कॉल्ड इलैंगो आदिगल ने लिखी थी, ये याद करना है। और मनी मेघलाई सीता अल्लाई सतनार ने लिखी थी। ये 2 बड़े लार्जेस्ट एपिक हैं तमिल भाषा के, तमिल के संगम एज के टाइम पे 2 बड़े एपिक्स हैं, शिलापथिकरम और ये लिखी थी इलैंगो आदिगल ने, और मनी मेघलाई सीता अली सतनार ने लिखी थी। याद रखने, ये दोनों एपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर। और ऑप्शन में एक राष्ट्रकूट भी था, तो राष्ट्रकूट के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं आपको याद करने के लिए जो पेपर में आते हैं। दंती दुर्ग और दंती वर्मन जो है इनके फाउंडर थे। इन्होंने, राष्ट्रकूट ने कैलाश टेम्पल बनवाया था, कहां पे, एलोरा के अंदर। जो राष्ट्रकूट किंग किसने बनाया था, कृष्णा वन ने बनवाया था। मैंने राष्ट्रकूट की कैपिटल बोला था मान्याखेता, मान्याखेता कैपिटल किसने बनाई थी, ओमोग वर्षा वन ने बनवाई थी। क्लियर।
अमोघ वर्षा वन, और ये मालखेड़ कहते हैं आजकल कर्नाटक स्टेट के अंदर। और ब्रोच जो है आपका पहला पोर्ट था इनका, दैट इज राष्ट्रकूट वंश का। अमोघ वर्षा को जैनिज्म में कन्वर्ट किया गया था, जीना सेन ने किया था, जो एक मॉन्क थे। एलिफेंटा केव्स भी जो है राष्ट्रकूट वंश ने बनवाई हैं, जहां पे त्रिमूर्ति शिव भगवान की 3 मूर्त वाली चीजें देखने को आपको मिलती हैं, और जिसमें शिव भगवान के 3 फेस हैं, एक है क्रिएटर बनाने वाला, एक है प्रिजर्वर बचा के रखने वाला, और एक है डिस्ट्रॉयर खत्म करने वाला। त्रिमूर्ति शिव भगवान की जो है एलिफेंटा केव्स में देखने को मिलती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद करने थे, आपको पता होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग फ्रॉम। देखिए फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एक तो आप लुब्रिकेंट वगैरह यूज करके, ठीक है, ग्रीस वगैरह यूज करके, तो ऐसे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, फ्रिक्शन के ऊपर ही एग्जांपल पूछी गई है, तो फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन स्लाइड कर रहा है, स्लाइड का मतलब रगड़ रहा है तो रगड़ खाई जाएगी। अगर स्लाइड जा कर रहा है और उसको रोलिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसके बाद जो है आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, स्लाइडिंग टू रोलिंग इज द करेक्ट आंसर, स्लाइडिंग टू रोलिंग। क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऐसे कौन से ट्रीज जो होते हैं उसको प्रमोट किया जाता है शिप्स वगैरह बनाने में और रेलवे वगैरह बनाने में किया जाता है। तो 2 आपके हैं, टीक और साल। ये सागौन और साल जो है यही आपके जो है सबसे ज्यादा प्रमोट किए जाते हैं, शाल की लकड़ी और सागवान की लकड़ी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये पूछा जाता है पेपर में, कोचेज जो कोच होते हैं ना, डब्बे, बड़े बड़े डब्बे जो होते हैं रेलवे ट्रेन के, वो डब्बे कहां कहां पे बनते हैं, कोचेज बनते हैं पेरम्बूर, पेरम्बूर में बनता है तमिलनाडु में, कपूरथला में बनता है, कपूरथला कहां पे है, पंजाब में, पंजाब में है, बेंगलुरु में भी बनाते हैं और कोलकाता में भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 बड़े फेमस है, पेरम्बूर और कपूरथला। एक होता है लोकोमोटिव, ड्राइवर्स की बात चलती है, लोकोमोटिव जो होता है आगे वाला डब्बा जो होता है, लोकोमोटिव्स कहां पे होते हैं, चितरंजन, चितरंजन लोकोमोटिव कहां पे है, वेस्ट बंगाल में, वाराणसी में भी है, जमशेदपुर में भी है और भोपाल में भी है। लेकिन चितरंजन लोकोमोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोचेस भी याद कर लीजिए और लोकोमोटिव्स भी याद कर लीजिए, पेपर में पूछे जाते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, एनिमल चारकोल जो है ये ऑब्टेन किया जाता है कहां से, पशु लकड़ी का कोयला जो होता है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द बोन्स। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, विनाशकारी विघटन के कारण, मतलब हड्डियों को तोड़ दिया जाता है, रेजिड्यू निकाला जाता है, आपका ड्राई किया जाता है उसको, उसके बाद इस तरीके की गोलियां बनती हैं। और ये जो गोलियां होती हैं इसके अंदर जो होता है 10% जो होता है आपका कार्बन होता है, ठीक है, बाकी आपका कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट वगैरह भी देखने को आपको मिलेगा। कार्बन इसमें देखने को मिलता है सिर्फ 10%, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए जी, कौन सा ऐसा मुगल एम्पर है जिसने लाल किला बनवाया था दिल्ली के अंदर। इसमें एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दूंगा इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला, अदरवाइज ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा सीधा क्वेश्चन पेपर में आने के कम चांसेस होते हैं, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझना। शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां जिसे हम कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, इनको कहा जाता है, गोल्डन एज सुनहरी काल, बिल्डिंगें वगैरह इन्होंने बनवाई थी, ठीक है, आर्किटेक्चर का, तो इनको बोला जाता है। शाहजहां ने जो है ताजमहल भी बनवाया था अपनी वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम के लिए, जिनका नाम मुमताज महल है। इन्होंने मोती मस्जिद भी बनवाई थी, कहाँ पे, आगरा में, मोती मस्जिद आगरा में, और आगरा को कैपिटल भी इन्होंने बनवाया था। और आगरा का शहर किसने बनवाया था, निज़ाम खान। निज़ाम खान कौन है, डेट इज सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने शहर बनवाया था, ठीक है। लेकिन कैपिटल शाहजहां ने बनवाई थी, इसको याद रखना। शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन भी बनवाया था, मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जो उठा के कौन ले गया था 1739 में, नादिर शाह, नादिर शाह उठा के लेके चला गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब आ जाओ अकबर के ऊपर, तो अकबर के ऊपर आपको याद रखना है क्या है, अकबर ने जो है आगरा फोर्ट बनाया था, यहाँ पे रेड फोर्ट है, मैं बोल रहा हूं आगरा फोर्ट, बिल्कुल आपका रेड फोर्ट की तरह दिखता है, ये कहां पे बनवाया था इन्होंने, आगरा फोर्ट आगरा के अंदर, और जो आपका रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन, ऐसे लगता है कि लाल किला है, ठीक है। और आगरा के जो अकबर का टॉम है, मकबरा, ये कहां पे है, सिकंदरा, सिकंदरा नियर आगरा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा गुजरात के अंदर, गुजरात को जीतने के बाद, गुजरात इन्होंने जीता था 1572 में, ठीक है। और बुलंद दरवाजा इन्होंने फतेहपुर सिकरी का मेन गेट बनवाया था यूपी के अंदर। हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं जो है आपका जो है हुमायूं नामा किसने लिखी थी, हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो इनकी हाफ सिस्टर थी। क्लियर। और हुमायूं ने एक बनाया था शहर दीन पना का,
दीनपना का शहर बनवाया था दिल्ली के अंदर। और हुमायूं टॉम किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक है। और बाबर का जो टॉम है वो कहाँ पे है? काबुल के अंदर है, लेकिन पहले इसको दफनाया कहाँ पे गया था? आगरा के अंदर दफनाया गया था, फिर आराम बाग काबुल के अंदर दफना दिया गया था। और बाबर ने लिखी थी तुजुके बाबुरी, ठीक है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है। तुजुके बाबरी तो उन्होंने लिखी थी, और इसका पर्शियन वर्जन भी लिखा था, बाबरनामा। और प्लस एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पर्शियन वर्जन को कन्वर्ट किसने किया था तुजुके बाबरी का? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको कन्वर्ट करवाया था। और ये कौन है? अकबर के दरबार में क्या है, कौन है ये? जो है नवरत्न में आता है। अब दूसरा आ जाओ हुमायूंनामा के ऊपर। हुमायूं के ऊपर जो है इन्होंने हुमायूं टॉम बनवाया हाजी बेगम ने। हुमायूं टॉम जो है वो आगरा से पहले बना था, आगरा के ताजमहल से पहले बना था, ठीक है। तो ताजमहल जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन ताजमहल जैसा है तो ताजमहल तो बाद में बना, इसीलिए हुमायूं टॉम को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। प्रोटोटाइप का मतलब ताजमहल से बना पहले ताजमहल जैसा। और ऐसी ही चीज जो है ताजमहल जैसी चीज आपके दक्षिण भारत में भी बनी हुई है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और वो कौन सी है? वो है आपका जो है बीबी का मकबरा, ठीक है। बीबी का मकबरा को क्या बोलते हैं? ताज ऑफ डेक्कन, दक्षिण का ताज बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिल्कुल उसके जैसा बनाया गया है। और आजम शाह ने बनवाया था। आजम शाह कौन है? ये जो है राबिया दुरानी एक वाइफ है किसकी? औरंगजेब की। उसका बेटा है आजम शाह, राबिया दुरानी का। तो अपने बेटे ने अपनी माँ के लिए बनाया था बीबी का मकबरा, ठीक है। वैसे तो आजम शाह पेपर में ऑप्शन में आएगा, अगर आजम शाह ऑप्शन में नहीं आएगा तो आपको टिक करना पड़ेगा औरंगजेब के पास, याद रखिए। फिर मैंने आपको बताया था कि शाहजहां ने क्या बनाया था आपका, डेट इज मोती मस्जिद आगरा की, ये इन्होंने बनाई थी। मोती मस्जिद 3 है, एक तो आगरा वाली है, आगरा वाली किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। एक है दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद, जो किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। और एक है लाहौर के अंदर, ठीक है, वो बनाई थी जहांगीर ने। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देवदर जो है आपका, इट्स नॉट डेकोदर, इट्स देवधार, ठीक है। सो देवदर जो है ट्री कम्युनिटी देखने को आपको मिलती है कहां पे? ये कौन से ट्रीज में आती है? ये आपका क्वेश्चन है। देवदर जो ट्री होती है ये कहां पे आपको देखने को मिलती है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है, ओशन कटिबंधीय सदाबहार वन में देखने को आपको मिलता है। इसमें क्या होता है कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, ठीक है। और 15 से 30 डिग्री तक का आपका सेल्सियस चाहिए, इसमें देखने को आपको मिलेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना है। मैं देखता हूँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, याद रखना। 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल, 15 से 30 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर, और ये मेनली इक्वेटर, विषुव रेखा, भूमध्य रेखा के पास देखने को आपको मिलते हैं। और लिटर मतलब ऑर्गेनिक मैटर इसमें देखने को आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा धरती के ऊपर देखने को। इसमें इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, देवदार तो है ही है, लेकिन इसके अलावा महोगनी, मैसुआ, व्हाइट सिदार, जामुन, केन्स और बैम्बू। सो दीज आर द स्पीशीज। ये एग्जाम्पल पेपर में पूछी जाती हैं, याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद आ जाओ ट्रॉपिकल डेसिडियस, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। 70 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये नो डाउट इक्वेटर के अलॉन्ग मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल नजदीक कौन मिलते हैं? आपके इक्वेटर के नजदीक ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्लियर। ये ट्रॉपिकल डेसिडियस मिलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में देखने को आपको मिलते हैं, साउथ और नॉर्थ के बीच में देखने को मिलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन सी है? टीक है, एक्सलवुड है, रोजवुड है, बैम्बू है, रेड सैंडर्स है, लॉरियल है, सैटिनवुड है। तो दीज आर द एग्जाम्पल, आपको याद करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन में था एल्पाइन होता है हाइट के ऊपर, 2900 और 3500 मीटर की हाइट के ऊपर देखने को आपको मिलेगा। मेनली कोन्स मतलब इस तरीके के कोन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। कॉनिफेरस होते हैं और पत्ते लंबे होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं, पत्ते चौड़े होते हैं, क्लियर। हाइट 30 मीटर तक चली जाती है। ब्रॉड लीव्स होते हैं, और ब्रॉड लीव्स जो होते हैं 10 मीटर तक की हाइट पे जाते हैं। आपके एग्जांपल अगेन याद करनी है आपको। फिर स्प्रूस एंड रोडोडेंड्रॉन, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एल्पाइन, क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सो यहाँ पे ट्रीज की एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, स्पीशीज की एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, हाइट आपको पता होनी चाहिए, बारिश आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए ये वाली चीजें। नेक्स्ट देखिए जी, ये क्वेश्चन फिर आ गया, इसको सिर्फ हम टिक करेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा आपका? डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये वाला, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसको और क्या कहते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस को क्या कहा जाता है? दैट इज मोनोट्रीम्स,
क्लियर। और इसके अलावा कौन सी स्पीशीज है आपकी, एक्डेनिया। एक्डेनिया, एक्डेनिया को क्या कहते हैं हम, स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर की कहा जाता है। तो ये आपकी स्पीशीज है जो मैमल की जो अंडे देती है। कंगारू को क्या कहते हैं, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में होता है मार्सुपियल एनिमल्स, मार्सुपियल एनिमल्स, इनके पाउच होता है आगे बॉडी के, ठीक है। स्क्विरल, ग्लैरी, बैट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बैट आपको डिस्कस कर ही दिया था, अल्ट्रासाउंड वेव जो है छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो यूज नहीं किया जाता सिल्क वॉर्म को रियर करने के लिए, किस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता, पालने के लिए कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता। मलबरी किया जाता है, कैस्टर किया जाता है, ओक किया जाता है, लेकिन टीक नहीं करते। टीक इज द करेक्ट आंसर, टीक नहीं करते। ये डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को आपको मिलता है, तो ये नहीं यूज करते। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लेकिन आपको अब बताता हूं सिल्क वॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या आता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सीरीकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सीरीकल्चर, और सिल्क के लिए जो है आपका सीरीकल्चर आ जाएगा। अब देखिए जी क्या होता है, काइंडली नोट दैट जो रॉ सिल्क होता है ये दो टाइप का होता है, कौन सा, मलबरी और एक आपका नॉन मलबरी। क्लियर। ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप सिल्क वॉर्म को पाल रहे हो। जो आपके मलबरी लीव्स के ऊपर रह रहा है तो ऑब्वियसली बात है मलबरी हो जाएगा, जो दूसरे के ऊपर रह रहा है वो नॉन मलबरी हो जाएगा। नॉन मलबरी जो टाइप होती है उसको वान्या सिल्क भी कहते हैं, और वान्या सिल्क में 3 कैटेगरीज आती हैं, सार, एरी और मुगा। सो ये आपकी नॉन मलबरी सिल्क होती है, ठीक है, जो देखने को आपको मिलती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, जो वान्या टाइप की देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया के अंदर मेजोरिटी जो सिल्क होती है इंडिया के अंदर वो कौन सी होती है, आपकी मलबरी टाइप देखने को मिलती है। लेकिन नॉन मलबरी मैंने आपको बता दिया खास करके नॉर्थ ईस्ट में। और मलबरी सिल्क जो होती है आपकी कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में देखने को आपको मिलती है। जो वान्या टाइप होती है, सॉरी जो आपकी मलबरी टाइप होती है वो आपको इन एरियाज में देखने को मिलती है। और वान्या सिल्क जो होती है आगे 3 टाइप के मैंने आपको बताया था, सार, एरी और मुगा होती है। अब सार जो होती है ये कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म से आप प्राप्त करते हो, और इसमें जो पत्ते होते हैं ओक, आसान और अर्जुना ट्रीज के ऊपर जो है आप मतलब ये रहते हैं, ठीक है। और ये देखने को मिलती है झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में देखने को मिलती है। एरी सिल्क जो होती है कोकोन्स ऑफ द सिल्क वॉर्म वाले इलाके में देखने को मिलती है, कैस्टर लीव्स के ऊपर पैदा होती है, और असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और वेस्ट बंगाल में। और एरी सिल्क जो है ये आपका कॉपरिश कलर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एरी सिल्क का मेन फीचर क्या है कि कॉपर कलर देखता है, कॉपरिश कलर। इसमें मेरा समझाने वाला कोई पार्ट नहीं है, आपको ये फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सी टाइप की मिलती है और कौन सी मलबरी है कौन सी नॉन मलबरी है, ये आपको ध्यान रखना है। एक होती है मुगा सिल्क, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। मुगा सिल्क जो होती है सिल्क वॉर्म कोकून से जो आपके सोम ट्री और स्वालो प्लांट ट्रीज के ऊपर जो है आपकी रियर करती है, मेनली आपको देखने को मिलती है असम में, और इसको हम गोल्डन कलर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जैसे हमने बात करी मुगा जो है आपका गोल्डन कलर हो गया, और एरी सिल्क आपका कॉपरिश कलर हो गया, और ये सार सिल्क फिर आप अपना आप ढूंढ ही लोगे, क्योंकि यही आपकी क्या है जो है वान्या सिल्क है नॉन मलबरी टाइप देखने को आपको मिलती है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी जो है नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस जो होती है ऑर्डरलेस होती है, स्मेल नहीं होती, कलरलेस होती है और टेस्टलेस होती है, तो ये होती है नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस भी आप इसको कह देते हो। देखिए नियॉन जो है, हीलियम जो है, क्रिप्टन जो है, आर्गन जो है, जिनॉन जो है, ये सारी की सारी क्या है आपकी नोबल गैसेस हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, दैट इज ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर, ब्रोमीन। ठीक है, कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। हीलियम की अगर हम बात करते हैं, हीलियम की बात करते हैं तो इसको अस्थमा ट्रीटमेंट में आप हेल्प करते हैं, अस्थमा ट्रीटमेंट में आपको हेल्प किया जाता है। और जो गुब्बारे होते हैं बैलून्स में आपको हेल्प करवाती है, वेल्डिंग में आपको हेल्प करवाती है, ठीक है, वेल्डिंग में आपको हेल्प करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन्स में जो आपके फ्यूल होता है क्रायोजेनिक इंजन, उसमें आपका हीलियम यूज किया जाता है। एमआरआई के अंदर यूज किया जाता है, लिक्विड हीलियम यूज करते हैं एमआरआई में, लिक्विड हीलियम यूज किया जाता है, एज ए मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। और डेट्स इट। तो और उसके बाद आ जाओ नियॉन की बात। नियॉन जो है आपका टेलीविजन ट्यूब में यूज किया जाता है, टीवी ट्यूब्स में यूज करते हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक्स में भी यूज किया जाता है, क्रायोजेनिक्स इंजन वगैरह के अंदर। और जो आपकी बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, उसमें नियॉन यूज किया जाता है। क्लियर। और ये आपके नियॉन जो होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर भी यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर। और अदरवाइज एयरक्राफ्ट में मेटल कौन सी यूज होती है, पैलेडियम यूज होती है, ठीक है, याद रखना। आर्गन की बात करते हैं, यहां पे आर्गन लिखा हुआ है AR, आर्गन, ठीक है। आर्गन जो होता है टाइटेनियम को प्रोडक्शन करने में आपको हेल्प करता है, टाइटेनियम प्रोडक्शन में, वेल्डिंग में आपको हेल्प करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। रेडियो आइसोटोप डेटिंग में आपको हेल्प करवाता है, रेडियो आइसोटोप डेटिंग में,
एज फाइंड आउट करने में, ठीक है। और मेटलर्जी में भी यूज किया जाता है, मेटलर्जी, और ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, रस्टिंग होने नहीं देता। एक होता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन जो होता है आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, फ्लोरोसेंट लाइट में यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लैश लैंप में हम यूज करते हैं, फ्लैश लैंप में, साइन बोर्ड में भी यूज किया जाता है, साइन बोर्ड में भी। और क्रिप्टन जो है आपका न्यूक्लियर, ये यूज किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी में, नाभिकीय संलयन एनर्जी में हम इसको यूज कर देते हैं। एमआरआई में भी यूज करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में भी यूज करते हैं। सैटेलाइट के अंदर एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, आपका क्रिप्टॉन वगैरह यूज कर लिया जाता है। फिर आ गया जीनॉन, जीनॉन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। जीनॉन जो है आपका कहां कहां पे यूज करता है, फोटोग्राफिक फ्लैशेज में, फ्लैश होती है उसके अंदर जीनॉन यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बैक्टीरियासीडाल, बैक्टीरिया को खत्म करने वाले जो लैंप होते हैं उसके अंदर यूज करते हैं हम। स्पेसक्राफ्ट में हम यूज करते हैं, स्पेसक्राफ्ट में, और ये बैक्टीरियाज को खत्म करने में भी यूज किया जाता है, बैक्टीरियाज को खत्म करने में। और ये हार्ट, ब्रेन और लंग्स की इमेजिंग फाइंड आउट करने में भी हेल्प करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और लास्ट एक रह गया रेडॉन, लास्ट एक रह गया है आपका रेडॉन। रेडॉन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। रेडॉन, रेडॉन इज ऑल्सो द नोबल गैस। कैंसर ट्रीटमेंट में आपका यूज किया जाता है, कैंसर थेरेपी में, ट्यूमर में ट्रीटमेंट किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी में यूज करते हैं, क्लियर। और अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन में आपको हेल्प करवाता है कौन, रेडॉन गैस, क्लियर। और अर्थराइटिस, जो जॉइंट्स सूज जाते हैं, इन्फ्लेम कर जाते हैं, उनको क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नोबल गैसेज। कहाँ पे कौन कौन सा यूज करते हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। जितने मैंने पॉइंट्स बोले हैं, मैं आप चाहते हो तो मैं लिखवा दूंगा, आपके पीडीएफ में डाल दूंगा सारे के सारे पॉइंट्स एज इट इज, ठीक है। तो ध्यान रखना, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऐसी कौन सी रेडिएशन है जो फिजियोथेरेपी में यूज करी जाती हैं, फिजियोथेरेपी में हमेशा हीट वाली यूज करी जाती हैं, हीट वाली, तो वो होती हैं आपकी इंफ्रारेड रेज। तो याद रखना IR इज द करेक्ट आंसर, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, क्लियर, फिजियोथेरेपी में यूज करी जाती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और इंफ्रारेड की तरह भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर में भी यूज करते हैं, ठीक है। कुकिंग फूड में भी हेल्प करता है, कुकर्स में भी यूज करते हैं, कुकिंग फूड में। आपके इंफ्रारेड कैमराज होते हैं, इंफ्रारेड कैमराज यूज किए जाते हैं, जो आपके हेल्प करवाते हैं, जो डार्क में देखने में आपको हेल्प करवाते हैं, उसमें भी इंफ्रारेड होती है। टीवी के अंदर भी आपकी जो टीवी का रिमोट होता है, रिमोट के आगे एक लाइट लगी होती है, वो भी आपकी इंफ्रारेड रेज होती हैं, याद रखिए, ठीक है। माइक्रोवेव अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोवेव आपका कुकिंग में यूज करते हैं, खाना वगैरह बनाने में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करवाया जाता है, ठीक है। और एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे पहले तो डिस्कवर किसने किया था, रोएंटजन ने किया था। और बोन्स ब्रेकिंग वगैरह को हेल्प करवाती है, ठीक है। और कैंसर ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करवाई जाती है कि इसको फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करती है, क्योंकि एक्सरे जो होते हैं डैमेज करते हैं सेल को और कैंसर कॉज कर सकते हैं। गामा रेज जो होती हैं कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं, एक्सरे हेल्प नहीं करती, एक्सरे कॉज करती हैं कैंसर, लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करवाती है, दैट इज गामा रेज करवाती हैं, क्लियर। और जितने भी आपके म्यूटेड सेल होते हैं, यानी कि म्यूटेशन हो रखी होती है, जो आपके उसको भी खत्म करवाता है, जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज कर रहा होता है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, इंफ्रारेड रेज इज द करेक्ट आंसर। विक्टोरिया आइलैंड जो है कहाँ पे है, सो दिस इज द विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड जो है कनाडा के बिल्कुल ऊपर की साइड पे आपको पड़ रहा है, सॉरी बिल्कुल जो है बिल्कुल नीचे की पड़ रहा है विक्टोरिया आइलैंड। तो ये आपका है, कनाडा की बात आ गई तो ऑब्वियसली बात आर्कटिक ओशन में देखने को आपको मिलता है। ये आर्कटिक ओशन में, ओशन की बात आई है, आर्कटिक ओशन में देखने को आपको मिलेगा। ए ऑप्शन इज द राइट वन। क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ सालबाई जो साइन हुई थी अंग्रेजों और मराठा एम्पायर के बीच में, कौन से साल में साइन हुई थी। एक्चुअली इनकी 3 वॉर्स हुई हैं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, दूसरी एंग्लो मराठा वॉर और तीसरी एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1775 से 82 ईस्वी के बीच में, और एक ट्रीटी साइन हुई थी यहाँ पे सालबाई की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। और ट्रीटी ऑफ सालबाई एग्जैक्ट डेट आप लिख लीजिए यहाँ पे, मई 1782, ठीक है, इसमें साइन हुई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा। ये यहाँ लिखा हुआ है 17 ये वाला, ठीक है। पहली जो है आपकी एंग्लो मराठा वॉर हुई, और दूसरी जो आपकी वॉर हुई थी 1803 से लेके 1805 के बीच में देखने को मिली, 1803 1805 राजपुरगढ़ की ट्रीटी साइन हुई थी। और तीसरी में तो कंप्लीटली हार गए थे, 1817 और 1818 में देखने को मिली। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एंग्लो मराठा वॉर 1782 इज द करेक्ट वन। 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म हमेशा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको पहली बात तो हैबिटेट बोला जाता है। अब पेपर में क्या होता है कि ऐसा हैबिटेट ऑप्शन अगर ना आए तो आप इसको क्या कहोगे, एकोमोडेशन कहोगे। क्लियर। एक हैबिटेट में एक किसी बंदे का रोल होता है, कोई ना कोई रोल प्ले करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इकोलॉजिकल नीश। क्या कहते हैं हम, इकोलॉजिकल नीश कहा जाता है अगर उसका कोई पर्टिकुलर रोल हो, ठीक है, दैट इज नीश। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। फिर लिखा हुआ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये अपना आपस में कंबाइन करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट है बायोम। बायोम जो है आपका प्लांट और एनिमल्स दोनों आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शेयर करते हैं एक ही इन्वायरमेंट के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, आपके बायोम कहा जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे भौगोलिक स्थिति के आधार के तेल संसाधन है, मतलब क्या है, ऑयल रिसोर्सेज हैं आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हमारी जो एक ऑयल फील्ड है दैट इज असम के अंदर है, दिग्बोई। दिग्बोई के अंदर देखने को आपको मिलता है, तो आंसर इसमें पहले क्या बनाएंगे आप, सी ऑप्शन बनाएंगे। मैं अभी ऑयल के रिसोर्सेज और भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगा। केरल के अंदर, केरल जो है आपकी स्पाइस सिटी इसको कहा जाता है, ठीक है। केरल के अंदर मोनाजाइट सैंड है यहाँ पे, जहां पे आपको देखने को मिलता है थोरियम उसके ऊपर। क्लियर। थोरियम की जो ओर है वो कौन सी है, पिच ब्लेंड। और पिच ब्लेंड किसकी ओर है, यूरेनियम की भी ओर है, ध्यान रखिए, ठीक है। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में एक फेस्टिवल है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है इसको, हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने को मिलता है। और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। मेघालय अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स बोला जाता है, बादलों से गिरा हुआ आपका, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स बादलों से गिरा हुआ। और यहाँ पे गैरो, खासी और जयंतिया, ये आपकी हिल्स देखने को आपको मिलती हैं, गैरो, खासी, जयंतिया हिल्स देखने को मिलती हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, असम इज द करेक्ट आंसर, असम इज द राइट वन। क्लियर। और यहाँ पे बहुत सारी ऑयल फील्ड्स हैं, वो आपको याद रखनी है कौन कौन सी ऑयल फील्ड हैं। जैसे असम हो गया, असम में आपका दिग्बोई हो गया, सबसे पुरानी है, ठीक है। नाहरकटिया है, मोरान, हुगरीजन फील्ड, रुद्र सागर देखने को मिलते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसमें ऐसे मत कहना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको लोकेशन याद करनी है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, लोकेशन बेस्ड आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो असम में दिग्बोई है, अरुणाचल प्रदेश में इट्स कॉल्ड निगरियू ऑयल फील्ड है, गुजरात में अंकलेश्वर है, सबसे बड़ी है खंबात बेसिन के अंदर, कलोल, नावेगांव, ये चाहे आप भूल सकते हो, महसाना, ये देख लो, बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। राजस्थान सरस्वती और राजेश्वरी, आंध्र प्रदेश गोदावरी बेसिन, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में कावेरी बेसिन, मुंबई में मुंबई हाई, बसीन, खलव ऑफ खंबात में आलिया भट्ट, ठीक है, आलिया भट्ट नहीं है, आलिया भीट है खलव ऑफ खंबात में। सो ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो है आपके ऑयल फील्ड्स हैं, आपको पता होने चाहिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है यहाँ पे। गवर्नर जनरल 1772 में कौन था, 1772 में कौन था, जहां पे दो कोर्ट्स बनाई गई थी। एक था क्रिमिनल कोर्ट जिसका नाम था फौजदारी अदालत, जिसे आप निजामत भी कहते थे, सिविल कोर्ट जिसे आप दीवानी अदालत भी कहते थे। और ये दो कोर्ट्स जो बनाई गई थी, ये किसने बनाई थी, वॉरेन हास्टिंग ने बनाई थी। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वॉरेन हास्टिंग पहला गवर्नर जनरल जो है आपका बंगाल का ये है, और इसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी पास किया था। और 1773 अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट यानी कि फेडरल कोर्ट बनाई गई थी, कहाँ पे, कोलकाता के अंदर, याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आगे वेलेस्ले, वेलेस्ले आपको बताया हुआ है, वेलेस्ले किसके साथ संबंधित है आपका, वेलेस्ले संबंधित है आपका सब्सिडरी अलायंस के साथ, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले। रॉबर्ट क्लाइव जो है आपका बताया था अभी मैंने आपको, दैट इज प्लासी का युद्ध। लॉर्ड डलहौजी जो है जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट करी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के सिद्धांत। और ये कब स्टार्ट किया था, 1848 में, और पहली स्टेट कैप्चर करी गई थी सतारा, 1848 के अंदर ही सतारा जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी जो है रेलवे इन्होंने चलाई थी 16 अप्रैल 1853 को। क्लियर। 34 किलोमीटर की ट्रेन चलाई थी इन्होंने, बॉम्बे टू थाने। और शिमला को समर कैपिटल इन्होंने बनवाया था, शिमला समर कैपिटल इन्होंने बनवाया था। पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, टेलीग्राफ सर्विसेज वगैरह सब कुछ इन्होंने करवाया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनाएगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन वॉरेन हास्टिंग इज द करेक्ट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सा जो है आपका मेल खाता है, सही खाता है कि कौन सी प्रोडक्शन कहाँ पे हुई है, ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए जी क्या है इसका क्वेश्चन,
टीक है जम्मू कश्मीर, देवदार है मध्य प्रदेश, सैंडलवुड है केरल, सुंदरी है वेस्ट बंगाल। बिल्कुल पहले डी ऑप्शन टिक करेंगे, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुंदरी ट्रीज सुंदरबन डेल्टा में देखने को आपको मिलते हैं, वहां पे सुंदरी ट्रीज देखने को मिलते हैं, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और जो टीक होता है, टीक आपका 2-3 राज्यों में मेनली देखने को मिलता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और आपका केरल में। ठीक है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा जो देवदार, देवदार को हम क्या कहते हैं, पाइन फॉरेस्ट कहा जाता है, पाइन फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये आपके देखने को मिलते हैं कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, ठीक है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग में। सो मध्य प्रदेश में नहीं देखने को आपको मिलता। सैंडलवुड की अगर हम बात करते हैं तो मेनली आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आपका साउथ में देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, केरल में। ठीक है, ऐसे राज्यों में देखने को आपको मिलता है। केरल में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम, लेकिन सबसे ज्यादा कर्नाटक तमिलनाडु में देखने को मिलता है। सो केरल को हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे मेनली कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा, सुंदरी ट्रीज इज द करेक्ट वन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है। सो याद रखिए और सारे आंसर देने की कोशिश करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, टेम्परेचर इन ओशन। अब ये ओशन के अंदर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए सनलाइट आती है, सनलाइट आती है, क्लियर। पानी बहुत लेट गर्म होता है ओशंस के अंदर, और पानी वैसे भी सनलाइट से बहुत ज्यादा गर्म लेट होगा। अब क्या होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा इसकी हाई होती है, हाई स्पेसिफिक हीट देखने को आपको मिलती है। अब क्या होगा कि कुछ ही डेप्थ तक जो है ये गर्म कर पाएगा पानी, लेकिन नीचे जो होगा पानी हमेशा ठंडा ही रहेगा। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर ओशंस के अंदर नीचे हम डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है क्या है, काम करो काम करो और खाना मिलेगा। 2004 में करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, और 14 नवंबर 2004 में 150 डिस्ट्रिक्ट थे आपकी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, वहां पे की गई थी। और जिसमें आपकी वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने की आपको जो है दिहाड़ी तो मिलेगी प्लस फूड ग्रेन्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो ये आपका क्या था, दैट इज नेशनल फूड फॉर प्रोग्राम था। और ये 100% आपका सेंटर स्पॉन्सर था, 100% सेंटर गवर्नमेंट इसको पार्टिसिपेट करवा रही थी, 100% आपकी सेंटर गवर्नमेंट इसको पैसा दे रही थी। तो ये स्टार्ट हुआ था 2004 में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मार्केट रेगुलेशन जो है, बाजार विनियमन जो है किसके द्वारा किया गया था, सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक टैक्स इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए एक पोस्ट भी बनाई थी, दैट इज कॉल्ड मुश्तक राज। मुश्तक राज की पोस्ट बनाई थी, क्लियर। और मार्केट के रिफॉर्म को देखने के लिए शाह ने मंडी पोस्ट बनाई थी, ताकि आपके मंडी के अंदर कोई भी गड़बड़ हो रही है तो ये बंदा देखेगा उस चीज को देखने के लिए। इन्होंने बोला था किंगशिप नोज नो किनशिप, जाने कि राजा राजा नहीं बनेगा, जिसके अंदर जो है गुण है वही राजा बनेगा, कोई बेटा बूटा नहीं बनेगा आगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को हम दूसरा सिकंदर कहते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। मंगोल ने सबसे ज्यादा अटैक इनके टाइम पे किया था, 12 बार अटैक किया था और 12 बार हराया था। इनका एक गुलाम था, दैट इज कॉल्ड हजार दिनारी कहते थे उसको। और हजार दिनारी का ओरिजिनल नेम क्या था, हजार दिनारी का ओरिजिनल नेम था मलिक कफूर, क्लियर। और प्लस इन्होंने जो है मलिक कफूर और प्लस अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता सिस्टम खत्म करवाया था, जिसमें पहले लैंड देते थे, अब ये कहते कि हम कैश ही देंगे, सैलरी भी और कैश ही लेंगे, रेवेन्यू। ठीक है, और इन्होंने दाग सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स स्टार्ट करवाई थी। और प्लस चेहरा सिस्टम हुलिया, जिसमें आपका उनका रोल नंबर लगेगा सोल्जर्स का, याद रखना है सारी की सारी चीजें। उसके बाद आ जाओ अकबर के बारे में। अकबर ने स्टार्ट किया था दीने इलाही का धर्म, जिसको अपनाने वाला एक ही पर्सन हिंदू था, हिंदू राजा एक ही था, हिंदू पर्सन एक ही था, दैट वाज बीरबल। ठीक है, इबादत खाना इन्होंने बनवाया था, हॉल ऑफ प्रेयर्स इन्होंने बनाया था। और अकबर ने गुजरात के अंदर जो है, गुजरात जीतने के बाद जो है बुलंद दरवाजा बनाया था जो है फतेहपुर सिकरी के अंदर। और अकबर का जो टॉम है वो कहाँ पे, सिकंदरा नियर आगरा के अंदर है। शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनाया था, ओल्ड फोर्ट बनाया था दिल्ली के अंदर, बहुत सारे रोड्स बनाए हैं इन्होंने। और शेरशाह सूरी ने रुपया जो है सिल्वर कॉइन इशू किया था हमारे देश के अंदर। सूर्य एम्पायर की स्थापना करी थी। इनका ओरिजिनल नेम क्या है, फरीद है। इनका टॉम कहाँ पे है, सासाराम बिहार में है। और इनका फरीद को शेर खान का टाइटल मिला था, किससे, बाबर खान लोहानी ने टाइटल दिया था। और डेट्स इट, क्लियर।
और बलबन के बारे में बात करते हैं तो बलबन ने क्या किया था, जो इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम, इल्तुतमिश ने चालीसा ग्रुप बनाया था, इसको ख़त्म किया। बलबन ने बोला उलेमास को, उलेमास जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते हैं मुस्लिम धर्म के अंदर, उलेमास को बोला कि सिर्फ आप धर्म में काम में इंटरफेयर कीजिए, आपको उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में। और बलबन ने जो है आपका अपने आप को खुदा, नियाबत खुदाई, ज़िले इलाही, इन चीज़ों से बुलाया था। और इन्होंने जैसे कोई दरबार में आएगा तो पहले सिजदा करके आएगा, सिजदा मतलब चेहरा झुका के, मतलब जो है सलाम करता आएगा। और पैबोस सिस्टम भी स्टार्ट किया था, पैबोस मतलब पहले आके राजा के पैरों को चूमेगा, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम इन्होंने करवाए थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट वन। नेचुरल पॉलीमर इनमें से कौन सा है जो नेचर में देखने को मिलता है? जैसे कि आपके बहुत सारे हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज हो गया, सेलुलोज, स्टार्च, जो नेचर में देखने को आपको मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। पॉलीथीन कहा जाता है तो ये आर्टिफिशियल है, और इथीन की जो है आपकी, इथीन से आपका पॉलीमर बनता है। नायलॉन जो है आपका सिल्क पैराशूट वगैरह में यूज़ करते हैं, पैराशूट वगैरह में हाई इलास्टिसिटी होती है, यानी कि इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, देखने को मिलती है। और बेकलाइट जो होती है, जैसे आपका कॉम होता है, कंगा, उसमें यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटर्स में हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह में, ठीक है। और ये सब चीज़ें इनमें यूज़ किया जाता है, बेकलाइट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, स्टार्च इज द करेक्ट वन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है तो अगर डिस्प्यूट पड़ जाए तो कैसे होगा? देखिए, दो तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होती है आपके पार्लियामेंट के अंदर, 102 आर्टिकल में लिखा हुआ है, 102 में। एक तो होती है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में जो होता है ना, 25 साल एज चाहिए, 35 साल एज चाहिए, और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, दिमाग ठीक होना चाहिए, और जो है पागल नहीं होना चाहिए दिमाग से, ठीक है। तो ये होती है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। एक होती है आपकी पार्टी चेंज करने के अकॉर्डिंग, पार्टी चेंज अगर कर लेता है, जिसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो है अगर कोई करता है ऐसे। तो अगर क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग चेंज कर रहा है तो इसमें कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा, किसके साथ मिलके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके। लेकिन अगर पार्टी चेंज कर रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ कर रहा है, तो आपके लोकसभा में होगा तो स्पीकर हटा देगा, ठीक है। राज्यसभा में होंगे तो ऑब्वियसली बात है, चेयरपर्सन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, तो वो हटा देंगे। पार्टी चेंज करेगा तो ये हटाएंगे, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग होगा ये हटाएंगे। तो यहां पे डिस्प्यूट पड़ रहा है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ राष्ट्रपति परामर्श करते हैं तो हटाया जाता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था, और इसको हम क्या कहते हैं, 10th शेड्यूल भी कहा जाता है, 10वीं अनुसूची भी इसको कहते हैं, और राजीव गांधी जी के टाइम पे आया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट वन, डी ऑप्शन। अगला बताइए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जिगसॉ पजल देखने को मिलता है, यहाँ पे ऊपर देखने को मिलता है जिगसॉ पजल, ठीक है। और प्लेट्स होती हैं, आउटर लेयर होती है अर्थ की, तो इनको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट और अपर सॉलिड मेंटल को कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, लिथोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्थेनोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वीक एरिया होता है, अपर मेंटल में देखने को आपको मिलता है, डक्टाइल पार्ट होता है, अपर मेंटल का पार्ट देखने को आपको मिलता है ये वाला। मीजोस्फीयर होती है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है आपके एटमॉस्फेयर की, क्लियर। और बायोस्फीयर होता है जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और ये सब कुछ मिलते हैं, तो डेट इज कॉल्ड बायोस्फीयर में देखने को आपको मिलता है ये वाला, ठीक है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर वगैरह सब मिलते हैं तो बायोस्फीयर का पार्ट बनाते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि अर्थ सिस्टम में आपको लेयर याद करनी है, कैसे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। मेंटल दो हिस्सों में डिवाइड होती है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। कोर जो होता है दो हिस्सों में डिवाइड होती है, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, क्लियर। और मैंने आपको बताया था सियाल और सीमा मिलते हैं कहाँ पे, क्रस्ट में, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम। कोर में मिलता है निफे मतलब आयरन और निकल देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया था इसका शॉर्टकट CMR गुड लीडर्स, CMR गुड लीडर्स ये आपका वर्ड है। C इज द कॉनरैड डिस्कंटिन्यूटी, M इज द मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी, R इज द रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। और G इज द गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, गुटनबर्ग। और L इज द लेमन डिस्कंटिन्यूटी, आपको पिछली क्लास में भी बताया था मैंने ये, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटीज आपको याद करनी है। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट में आपका C कॉनरैड, और इनर क्रस्ट अपर मेंटल में आपका डेट इज मोहरोविक। और ऐसे भी कह सकते हो
क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहरविक, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आपका CMR आर रेपेटी, लोअर मेंटल और अपर कोर के अंदर जो है आपका G गुटनबर्ग, और आउटर कोर इनर कोर के बीच में आपका लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो CMR गुड लीडर, इससे आपका ऑप्शन बन जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे देखिए जी, ये है देखो आपका क्रस्ट है आपका, ठीक है, और मेंटल है, ये एस्थेनोस्फीयर है अपर मेंटल वाला पार्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहा जाता है, क्रस्ट और अपर मेंटल के लिए पार्ट को। और यहाँ पे देखने को मिलता है आपका निफे, यहाँ पे कोर में देखने को आपको मिलता है निफे, ठीक है। और एक चीज देखिए, जो आप जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, डेंसिटी घनत्व जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, क्लियर, याद रखिए। शाहजहां ने मुगल थ्रोन जो है कब लिया था, ये शाहजहां के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर, याद रखिए। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, शाहजहां के टाइम पे दो फ्रेंच पर्सन आए थे, फ्रेंच पर्सन याद रखिए, बर्नियर और टवर्नियर, बर्नियर और टवर्नियर आए थे, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी शाहजहां के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, तो आंसर इसमें 1627 इज द करेक्ट आंसर, 1627। ये क्वेश्चन भी हमने एक दूसरी फॉर्म में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। इफ ए कंट्री डी वैल्यू इट्स करेंसी, अगर कंट्री जो है अपनी वैल्यू को गिरा देता है, मतलब $1 जो है आपका 70 रुपए का था, $1 अब उसने क्या किया 80 रुपए का है, जिससे क्या होगा कि बाहर वाली चीजें ज्यादा खरीद पाएंगे, इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा हमारा, जाने के निर्यात जो है निर्यात बढ़ेगा, लेकिन इंपोर्ट जो है आपका महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, महंगा, ठीक है। और प्लस जो आपका डोमेस्टिक प्राइस है वो क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक प्राइस मतलब बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन देखने को आपको मिलेगा देश के अंदर। बाहर वालों को सस्ता होगा लेकिन देश के अंदर महंगाई हो जाएगी, इसका मतलब एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सस्ता, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, महंगा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और डीवैल्यूएशन 3 बार होता है, 1966 1949 में हुआ था, 66 में हुआ था, और 1991 में देखने को आपको मिला था। तो 3 बार आपका डीवैल्यूएशन देखने को आपको मिला है कंट्री के अंदर। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर 1 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए जी, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स द्वारा बनाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, और आपका सोडियम सॉल्ट होता है, सल्फोनिक एसिड वगैरह भी देखने को आपको मिलते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया था ये सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और डिटर्जेंट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन ऑफ डेट इज पेट्रोलियम। और सोप होती है आपकी, सोप 2 तरीके के होते हैं, इसके अंदर होते हैं सोडियम सॉल्ट भी होता है और पोटाशियम सॉल्ट भी होता है। सोडियम सॉल्ट जो होता है कपड़े धोने में, क्लोथिंग वगैरह में हेल्प कराता है, और जो आपका पोटाशियम वाला है बाथिंग सोप में देखने को आपको मिलता है, याद रखिए, ठीक है। और ये सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड के, किसमें है, सोप के अंदर। पोटाशियम वाला मैंने आपको बता दिया किसमें होगा, दैट इज इन द बाथिंग सोप, और सोडियम वाला कपड़े धोने वाली साबुन में। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सोप जो होते हैं ऐसे मिश्रण बना देते हैं, मतलब झाग सी बना देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, माइसेल्स, माइसेल्स कहा जाता है। ये आपके जो है डब्बे से बना देते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए जी क्या है, भज गोविंदम एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है, ये है जी आदि शंकराचार्य जी की पुस्तक। तो कहां पे है ऑप्शन, ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, आदि शंकराचार्य इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और आदि शंकराचार्य जी को हम और किस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मोहामुद्गारा, मोहामुद्गारा बोला जाता है, यानी कि दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ इल्यूजन, जो इल्यूजन होती है उसको खत्म करने वाले ये हैं, ठीक है। संस्कृत के अंदर जो है बहुत बड़ी कॉम्पोजिशंस हैं इनकी, आदि शंकराचार्य जी की, भक्ति मूवमेंट के साथ लिंक करते हैं, और भज गोविंदम इन्होंने स्टार्ट करी थी। रामाकृष्ण परमहंस हमने अभी डिस्कस किया था, गदोदर चट्टोपाध्याय रामाकृष्ण मिशन विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। जयदेव की बात करते हैं तो इन्होंने लिखी थी गीता गोविंदम, गीता गोविंद लिखी थी इन्होंने। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इनमें से हाई रिटेंटिविटी किसकी है, उच्च प्रतिधारणशीलता किसकी है, हाई रिटेंटिविटी किसकी है। देखिए रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, वो उसके अंदर रहे, रिमेन इन, अंदर रहे, ठीक है, अंदर रहे, उसके अंदर रहे, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रहे। और अगर हम बात करते हैं कि उसको मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो वो जल्दी से लूज ना करे। ऐसा ही हमारा एक प्रोडक्ट है, एक होता है आपका आयरन, एक होता है आपका स्टील, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं आयरन को मैग्नेटाइज्म दे रहा हूं तो ये फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा बहुत इजीली, जल्दी। दोनों में मैग्नेटिक पावर किसकी ज्यादा है, आयरन की। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे मैग्नेटिज्म इनकी छोड़ी
मैग्नेटिक पावर देना छोड़ा तो ये जल्दी जल्दी लूज कर जाएगा। और इसके ऑपोजिट जो है आपका स्टील है, ये पावर जो है मैग्नेट होने में बहुत टाइम लेता है, लेकिन अगर एक बार इसके ये मैग्नेट हो गया ना तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत जल्दी छोड़ेगा नहीं। तो इसके लिए रिटेंटिविटी का मतलब क्या हो गया, अंदर पकड़ के रखना मैग्नेटाइजेशन को, तो वो किसके अंदर सबसे ज्यादा है, स्टील के अंदर। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर। कॉपर जो होता है ये कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे बेस्ट कौन सा है, सिल्वर, उसके बाद कॉपर। सिल्वर महंगा है इसलिए कॉपर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम जो है आपका, एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला जो है मेटल है, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल, ठीक है, याद रखिए। और एल्यूमिनियम के बाद है आयरन। अगर आपको अर्थ क्रस्ट में पूछा एलिमेंटल फॉर्म में बताइए सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन आपका एल्यूमिनियम, देन आपका आयरन देखने को मिलता है। लेकिन मेटल पूछा तो एल्यूमिनियम टिक करोगे, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये फेस्टिवल है जी, दैट इज कॉल्ड हेमिस तसु फेस्टिवल है। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं, तो बस ये याद ही रख लीजिए, गुरु पद्मा संभव की याद में हम सेलिब्रेट करते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। तिब्बतन जो होते हैं, तिब्बतन बुद्धिज्म, उनको ये सेलिब्रेट करते हैं, उनके फाउंडर थे। और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। सो बबल जो होते हैं कलर हो जाते हैं, देखिए यहां पे कलर का इफेक्ट है। अगर पूछा सो बबल शाइन करते हैं, अगर शाइन पूछा तो TIR आंसर लगाओगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक आसवन टिक करोगे। अगर आपने पूछा कि कलर हो रहा है, उसके अंदर कलर हो रहा है, तो हमेशा इंटरफेरेंस के कारण कलर आता है, प्रकाश के पतली परत द्वारा प्रकाश का जो हस्तक्षेप होता है जिसके कारण जो होता है कलर आता है। ध्यान रखना, अगर शाइन बोला चमक रहा है तो TIR लगाओगे, अगर कलर बोला तो इंटरफेरेंस लगाओगे। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद होना चाहिए। सोप बारे मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका सोडियम सॉल्ट भी होता है, पोटेशियम सॉल्ट भी होते हैं फैटी एसिड के, लेकिन सोडियम सॉल्ट जो होता है आपका ये होता है किस में काम आता है, आपका नहाने कपड़े धोने में काम आता है, और पोटेशियम वाला नहाने वाली साबुन में काम आता है। ठीक है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, 6 पार्ट हमारे हो चुके हैं। कैसे लगे पार्ट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट तो नहीं करोगे, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर लिख के पक्का बताओगे किस तरीके के आपको सेशंस लग रहे हैं। और प्लस इंस्टा जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।